नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज अपन जो है कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 जो है उस पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए फटाफट अपना जो रिवीजन है वो चल रहा है, तो उसके वीडियो भी मैं साथ साथ जो है कक्षा 10 के अपलोड कर रहा हूँ। व्याकरण के 4 टॉपिकों के मैंने अपलोड कर दिए हैं और भी अपलोड जो है अभी करेंगे। एक एक जो है क्लास अपन लेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं रिविजन कराने का जो प्रयास है वो मैं करूँगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए। देखिए पहला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है उसकी मैं बात करूं तो 1889 ईस्वी को होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए इनमें है, पहली मैं बात करूं झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है, चित्राधार है, कानन कुसुम है, ये सारी इसकी रहने वाली है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा नंबर 3 प्रश्न जो है कि जयशंकर प्रसाद कौन सी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 या 3 पाठ हैं, तो उनका अपन जो है रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न जो है कि जयशंकर प्रसाद कौन सी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक जो खालिस्तान वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा छायावादी काव्य धारा। पता होगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को होता है, मृत्यु 1937 को होती है। तो उस समय जो काल जो चल रहा था 1918 से 1936 तक का जो काल था वो माना जाता है छायावादी का काल। तो उसी काल के ये कवि माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा नंबर 4 का कि थके पथिक की पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। थके पथिक की पंथा यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो हुआ है वो जयशंकर प्रसाद के लिए हुआ है, क्योंकि जीवन पथ की जो कठिनाइयां हैं उनको झेलते झेलते कवि जो है वो थक चुका है, इसलिए पथिक की पंथा। ठीक है, तो इसलिए जो है काफ़ी थक चुके हैं कठिनाइयों को सहन करते करते, इसलिए इनको ऐसा कहा गया है। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा नंबर 5वां कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का निधन मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सन 1937 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले हमारा प्रश्न है कि निराला का जन्म कब व कहाँ होता है। देखिए निराला जो कुछ जन्म है वो 1899 ईस्वी को बंगाल के महिषादल में होता है। ठीक है, याद रहेगा 1899 ईस्वी बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर। चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि बादल किसका प्रतीक माना जाता है। तो बादल जो है वो उत्साह, पौरुष, क्रांति का जो है वो प्रतीक माना गया है। निराला ने इनको जो है इसका प्रतीक बताया है। चलिए अगला हमारा प्रश्न जो रहेगा कि कवि निराला किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो किस प्रकार के कवि हैं भाई, तो ये एक क्रांतिकारी विचारों के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने हमेशा से जो है बादल को अपनी कविताओं का मुख्य विषय बनाया है और बादल को उत्साह का जो है मुख्य पात्र भी बताया है। चलिए आगे मैं बात करूं, अगला हमारा 9वां जो प्रश्न रहेगा कि निराला किस छंद के कवि माने जाते हैं, कौन सी छंद में इन्होंने ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं। तो आपको बता दें कि मुक्त छंद में इन्होंने ज़्यादातर रचनाएं लिखी हैं। इनका जो छंद रहता है वो रहता है मुक्त छंद। अब मुक्त छंद की एक खास बात होती है कि जिसमें व्याकरणिक नियमों को ध्यान में नहीं रखकर जो रचना की जाती है वो होती है मुक्त छंद रचना। ठीक है, चलिए अगला हमारा 10वां जो प्रश्न रहेगा कि अट नहीं रही है कविता में किस माह की बात की गई है। तो किस माह की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर देखिए फाल्गुन मास की बात की गई है कि फाल्गुन मास की जो शोभा है वो कवि कह रहा है कि फाल्गुन मास की शोभा जो है उसको कवि अपने अंदर समा नहीं पा रहा है। यानी जो फाल्गुन मास की जो सुंदरता है उसी समय एक ऋतु का और आगमन होता है, वो होती है वसंत ऋतु। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि फाल्गुन मास में किस ऋतु का आगमन होता है। चलिए मैंने इसका आंसर पहले ही दे दिया है आपको। चलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वसंत ऋतु। फाल्गुन मास में जो है वसंत ऋतु का आगमन होता है। चलिए आगे मैं बात करूं, अगला हमारा 12वां प्रश्न रहेगा कि कवि निराला का पूरा नाम क्या है। कवि निराला का पूरा नाम क्या है। देखिए इसका पूरा नाम की मैं बात करूं तो यहाँ पर इनका पूरा नाम जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो इनका पूरा नाम जो रहेगा वो रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य, नाम सुना होगा, सुना क्या, पढ़ाई है आपने। आत्मकथ्य कविता सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो ये हंस पत्रिका में सन 1932 ईस्वी में प्रकाशित होती है आत्मकथ्य नामक जो कविता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 14 कि छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट
हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई? इसका राइट आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद जो है एक घूंट जो एक एकांकी है उसके रचनाकार माने जाते हैं। चलिए हमारा 16वां क्वेश्चन जो है कि छायावाद की अन्यतम कृति कौन सी है? प्रमुख कृति जिसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जिसका प्रसिद्धि जो है विदेशों में भी रही है जिनकी प्रसिद्धि, तो वो कौन सी है? तो इसकी मैं बात करूं तो वो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना। अगले प्रश्न की मैं बात करूं कि मधुप गुन गुनाकर कहता है मैं मधुप किसे कहा गया है? मधुप का अर्थ आप जानते होंगे भंवरा होता है, लेकिन कवि यहाँ पर भंवरा न लेकर क्या लिया है? अंतर्मन को लिया है। अपने अंदर के जो अंतर्मन है उसका जो मन है उसको यहाँ पर जो है मधुप कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां हमारा क्वेश्चन है कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति में, यहाँ पर गागरी रीति का क्या आशय है? घड़ा, गागरी नहीं होता घड़ा, रीति यानी खाली, इसका आशय है असफल जीवन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा आत्मकथ्य में। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, यहाँ पर इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए हंसी सरलता की उड़ाई जा रही है, मनुष्य का गुण है हंसना, लेकिन वो उसको जो है सरलता को यहाँ पर बता दिया। तो ये जो है मानव पर जब प्रकृति की जो क्रियाएं हैं, प्रकृति की क्रियाओं पर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है तो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार। चलिए आगे बात करें। 20वां हमारा प्रश्न है कि बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? बादल नाम याद आते ही आपके दिमाग में सीधा किसका नाम आना चाहिए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां हमारा प्रश्न है कि बादल राग कविता किस वाद का प्रतिनिधित्व करती है? किस वाद का है भाई? तो बादल राग जो कविता है वो प्रगतिवाद का माना जाता है, छायावाद नहीं है, याद रखना, प्रगतिवाद। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि उत्साह नामक कविता के रचयिता कौन है? उत्साह नामक जो कविता है उनके रचयिता एक ही हो सकते हैं, जिनमें हमेशा उत्साह रहा है, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा, तपी हुई धरती, इसका सांकेतिक अर्थ पूछा है। यहाँ पर संकेत किसकी तरफ किया गया है? तो दुखों से पीड़ित जो धरती है उसकी तरफ यहाँ पर संकेत किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 24वां क्वेश्चन। देखिए घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो रही है? घ घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वो अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि बाल कल्पना कैसे पाले में कौन सा अलंकार है? बाल कल्पना कैसे पाले, समान बताया है किसी के, तो यहाँ पर होता है उपमा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक विशेष सूचना और देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने इस वीडियो को भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मैं और भी वीडियो जो इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो ला सकूँ। तो लाइक करना ना भूलें, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 26वां प्रश्न जो रहेगा कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? मूल नाम जो है वो यहाँ पर पूछा है। तो देखिए यहाँ पर जो रहेगा इनका मूल नाम जो था वो था वैद्यनाथ मिश्र, यानी नागार्जुन का मूल नाम की बात करें तो वो था वैद्यनाथ मिश्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27वां प्रश्न है कि नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ होता है? तो नागार्जुन का जन्म जो है वो 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गाँव में होता है 1911 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। नंबर 28वां प्रश्न है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता के लेखक कौन है? यह दंतुरित मुस्कान पाठ पढ़ा है आपने, तो इसका राइट आंसर आप बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका है नागार्जुन। ठीक है, आगे मैं बात करूं, अगला हमारा प्रश्न है 29वां कि यह दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा कौन सी है? तो भाषा सभी पाठों की आपको याद रखनी है कि कौन से पाठ की कौन सी भाषा रही है। तो यहाँ पर मैं इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइए, तब तक जो है मैं बता देता हूँ। खड़ी बोली हिंदी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए 30वां प्रश्न की बात करें तो 30वां प्रश्न है कि यह दंतुरित मुस्कान किसके लिए लिखी गई थी? तो किसके लिए लिखी गई थी ये, जल्दी बताइए। चलिए मैं इसका बता देता हूँ कि कवि ने अपने बच्चे के लिए ये जो कविता है वो लिखी थी, यह दंतुरित मुस्कान। चलिए अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न कि नागार्जुन की काव्य कृतियों के नाम आपको लिखने हैं। तो नागार्जुन की जो काव्य कृतियाँ हैं वो सारी याद रखनी है, लेकिन 5-7 जो है मोस्टली आपको याद करनी है। चलिए इसका राइट आंसर है पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, युगधरा, सतरंगी पंखों वाली। तो ये सारी की सारी जो है नागार्जुन की रचनाएं मानी जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 32वां हमारा प्रश्न है कि फसल के लिए
के विकास में किन किन का योगदान होता है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका योगदान फसल उगने में जो है होता है। तो उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर फसल उगने में नदियों के जल का, सूर्य के ताप का तथा मानव के हाथों का जो सहयोग है वो रहता है। ठीक है, ये फसल नामक जो कविता है कवि नागार्जुन की, उससे ये लिया गया है। चलिए आगे मैं बात करूँ कि कवि नागार्जुन का स्वभाव जो था वो किस प्रकार का था। तो नागार्जुन का जो स्वभाव था वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के वो थे, तथा अक्खड़ स्वभाव यानी खुले बेबाक रूप से सब कुछ कहना, तो वो होता है अक्खड़ स्वभाव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नागार्जुन अपनी मातृभाषा मैथिली में किस नाम से लिखा करते थे, किस नाम से वो कविताएं करते थे, अपने खुद के नाम से नहीं करते थे, किसी अन्य नाम से करते थे, मैथिली भाषा में वो किया करते थे। तो वो कौन सी है, देखिए इसका राइट आंसर रहेगा यात्री उपनाम से वो रचनाएं किया करते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35वां हमारा जो प्रश्न रहेगा कि नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए थे, कौन सा धर्म था जिसमें वे दीक्षित हुए थे। तो यहाँ पर लास्ट में वो दीक्षित हुए थे तो उसका नाम है बौद्ध धर्म में। ठीक है, नागार्जुन जो थे वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। छोटे वाला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। चलिए अगला हमारा 36वां जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का कबीर आपसे अगर पूछा जाए तो उसका राइट आंसर हमेशा क्या रहेगा, नागार्जुन रहेगा। चलिए आगे मैं बात करूँ अगले प्रश्न की। 37वां हमारा प्रश्न है कि छोड़कर तालाब में मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात रेखांकित पद, यानी जलजात जो शब्द है उसका क्या अर्थ यहाँ पर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा कि कमल हो सकता है, नवजात और दंतुरित मुस्कान जो तीनों हैं यहाँ पे वो हो सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला हमारा 38वां जो प्रश्न रहेगा कि पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यहाँ पर रेखांकित पद का आशय क्या है। तो पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कठिन पाषाण कठोर पत्थर को कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर रहेगा रसहीन जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए, जो कठोर हृदय वाला है, जो रसहीन जीवन व्यतीत करता है। चलिए 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कवि दंतुरित मुस्कान के लिए किसे माध्यम मानता है। माध्यम की बात करें तो ये आपके क्वेश्चन आया हो भी है मेरे ख्याल से। तो इसमें मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बच्चे की जो माँ थी उसको यहाँ पर माध्यम बताया गया है, और धन्य भी किसको बताया गया था, उसकी माँ को बताया गया था। चलिए आगे मैं बात करूँ कि बच्चे और बड़े की मुस्कान में अंतर क्या होता है, ये प्रश्न भी है आपका। तो बच्चे की जो मुस्कान होती है वो निश्चलता होती है, उनमें सरलता होती है, सहजता होती है, और जो बड़े की मुस्कान है वो छल कपट से परिपूर्ण होता है। ठीक है, उनमें सरलता नहीं होती है। चलिए 41वें प्रश्न की मैं बात करूं कि कवि ने ढेर सारी नदियों का जादू किसे कहा है। तो ढेर सारी नदियों का जो जादू है वो कहा है फसल को। तो फसल में जो है वो ढेर सारी नदियों का जादू होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में कवि ने किस महिमा की बात कही गई है। तो मनुष्य के जो परिश्रम है, मनुष्य का जो परिश्रम है, कोटि कोटि हाथों से काम सिर्फ मनुष्य करता है, इसलिए उसके स्पर्श की जो महिमा है वो मनुष्य का परिश्रम ही यहाँ पर बताया गया है। चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो है कैसे लगे मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और भी आपका कोई सुझाव हो या आपकी कोई सजेशन हो कि भाई किस प्रकार के वीडियो जो है आपको आवश्यकता ज़्यादा है, कौन से टॉपिक्स आपके क्लियर कम हुए हैं, तो उनका वीडियो में जो है वो पहले डाल सकता हूँ। ठीक है, और भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।